आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। लोकसभा इंतखाबात में बड़ी जीत के बाद बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे जम्मू कश्मीर में मिशन 44 का टारगेट हासिल करना चाहती है। वहीं इत्तेहाद टूटने के बाद रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही की हालत अच्छी नहीं दिख रही है। उधर पीडीपी ने अकेला चलो की राह अपना रखी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कुदरती आफत के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे इंतखाब में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। बीजेपी की हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या फिर खिचड़ी सरकार आती है। इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस तर्जुमान चंदन यादव जी, नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर स्वदेश डोगरा जी, सीनियर जर्नलिस्ट पूर्णिमा त्रिपाठी जी और ओबी के जरिए दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ बहस में शामिल हो रहे होंगे बीजेपी के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत जी, और जम्मू स्टूडियो से पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी दमन भसीन, और फोन लाइन के जरिए बहस में जुड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। जम्मू कश्मीर में दिसंबर में होने वाले इंतखाबात के लिए बिगुल बज चुका है। लोकसभा और हालिया दिनों में कई रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद बीजेपी कश्मीर में मिशन 44 की बात कह रही है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी वादी में कमल को खिलने देगी? आइए देखते हैं रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का इंतखाबी मैदान इस बार काफी दिलचस्प है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां ये चाह रही थी कि रियासत में आए कुदरती आफत की वजह से इंतखाब कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, लेकिन मोदी मैजिक से लबरेज बीजेपी रियासत में जल्द इंतखाब कराना चाहती थी और हुआ भी यही। बीजेपी मिशन 44 की बात कह रही है। बीजेपी और आरएसएस की इस देरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए पार्टी दिल्ली से लेकर घाटी तक पूरी ताकत से लगी हुई है। दरअसल बीजेपी की नजर जम्मू और लद्दाख की 41 सीटों पर है। मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीर की 46 सीटों के लिए बीजेपी ने 32 मुसलमानों को टिकट दिया है। खास बात यह है कि घाटी का वोट पाने के लिए बीजेपी ने आर्टिकल 370 का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आर्टिकल 370 is there in the country, in the part of constitution. All that we said in the party at some point of time was that there are a lot of such things in the country which need to be discussed so that we can ensure that they work for the benefit of people. एक तरफ बीजेपी आर्टिकल 370 का मुद्दा सर्दखाने में डालना चाहती है, लेकिन रियासत की दूसरी पार्टियों की तरह पीडीपी ने आर्टिकल 370 को ही इंतखाबी मरकज बना लिया है। पीडीपी के लीडर इंतखाबी तशहीर में इस मुद्दे को गरमा कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 370 दफा को न हिंदुस्तान की पार्लियामेंट खत्म कर सकती है, न हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, न जम्मू कश्मीर की असेंबली खत्म कर सकती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि घाटी में मोदी का कोई इफेक्ट नहीं। जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके अच्छे कामों की वजह से वोट करेगी। कश्मीर में तो अगर हम ये कहें कि मोदी फैक्टर है वो गलत है। कश्मीर में अभी तक तो नजर नहीं आया, अब उनको आने दीजिए, यहाँ जलसा करने दीजिए, फिर देखते हैं। बीजेपी किसी तरह भी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाकर आरएसएस के अखंड भारत के सपने को पूरा करना चाहती है। पार्टी को जम्मू लद्दाख के हिंदू वोटों के अलावा माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के वोट पर पूरा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अगर पोलराइज करके हिंदुओं का वोट हासिल करने की कोशिश करती है तो वो जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। कोई अगर बीजेपी कहेगा कि कश्मीरी पंडित उनकी जेब में है तो ये बहुत गलत बात है, और उनका सोच ही गलत है कि अगर वो मजहबी बुनियाद पे जम्मू के हिंदुओं और कश्मीर के हिंदुओं को समझते हैं कि बीजेपी के साथ है, ये बुनियादी तौर पर कश्मीरियत के खिलाफ है और जमहूरियत के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर इंतखाब में बीजेपी पहले से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रेस में है ही नहीं, उनका असल मुकाबला पीडीपी से है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी मैजिक और पोलराइजेशन के सहारे बीजेपी जम्मू कश्मीर में ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत बनेगी ये कहना मुश्किल है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कश्मीर की बर्फीली फिजा में अपना कमल खिला पाती है या नहीं। जम्मू कश्मीर से सनम तसद्दुक और दिल्ली से जब्बार खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आलमी समय।
आपने ये रिपोर्ट देखी, जाहिर सी बात है सारी पार्टियों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेक इस पूरे इलेक्शन में है वो भारतीय जनता पार्टी का है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी क़यादत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बहुत बड़ा दावा यह किया गया है कि 44 सीटों के साथ वहां पे सरकार बनाएगी। और जब 44 सीट की बात करते हैं तो बिल्कुल ये तय है कि 44 खुद अपना भारतीय जनता पार्टी के खुद के बलबूते पे आएगा। हमारे साथ डिस्कशन में मौजूद हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत जी। श्रीकांत जी के पास चलते हैं बीजेपी दफ्तर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी रणनीति है, कौन सा इक्वेशन है, 37+4 का इक्वेशन है जम्मू और लद्दाख का, जिसके बलबूते पर आप कह रहे हैं कि 44 सीट आएगी, या आपको उम्मीद है कि आपको वैली में भी कुछ सीटें आएंगी। क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इलेक्शन में? श्रीकांत जी। सबका साथ सबका विकास, जम्मू कश्मीर में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के उद्योग को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर के नौजवान को अच्छी एजुकेशन के लिए हम अच्छे इंस्टीट्यूट बनाना, सड़कों का निर्माण करना, 24 घंटे बिजली देना, 24 घंटे पानी देना, और जो बुनियादी जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों की, उन सभी जरूरतों को पूरा करना। जिस तर्ज पर हम जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं उन राज्यों में 24 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं, वहां सड़कें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, वहां कृषि की विकास दर 2 अंकों में है, वहां औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में है, वहां बेरोजगारी ना के बराबर है। तो ये हमारा अब तक का जिन राज्यों में हमारी सरकारें 15 साल से हमारी सरकारें काम कर रही हैं और जो हमारी कमिटमेंट है उन प्रदेशों की जनता के प्रति हम पूरी कर रहे हैं। अब देश की जनता ने हमको मौका दिया, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमने पेट्रोल के दाम कम किए, हमने डीजल पेट्रोल के दाम भी आपने कम किए हैं श्रीकांत प्रधानमंत्री जी की है, वो सब पेट्रोल के दाम भी अब सरकार ने कम किए हैं। जनधन योजना हो जी जी, पेट्रोल के दाम तो दुनिया जानती है, सर्वविदित है कि जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब ब्रेंट की प्राइस गिरती है तो पहले कम नहीं होते थे, पहले भी कम होते थे क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम, लेकिन उसका फायदा तेल कंपनियों को मिलता था, उसका फायदा इस देश के गरीब आवाम को नहीं मिलता था जनाब। अच्छा ठीक है। तो ये विजन है, ये नेतृत्व है, ये दूरदृष्टि है कि जो भी फायदा अगर कहीं थोड़ी बहुत भी अगर आपको हो रहा है तो उसका सीधा फायदा इस देश के गरीब आदमी को हो, इन पूंजीपतियों को और ऑयल कंपनियों को क्यों फायदा हो। चलिए, तो ये है नेतृत्व क्षमता, और इसी आधार पर हम जम्मू कश्मीर के आवाम के बीच में हैं। सुशासन विकास के लिए आप हमको चुनिए, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी सुशासन और विकास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप मोदी जी के साथ चलिए, इसलिए जम्मू कश्मीर का चौमुखी विकास होगा। चलिए, श्रीकांत जी ने एक बात कही है कि हम लोग सबका साथ और सबका विकास, और जो विकास का जो एक मॉडल है, जिस तरह से ब्रांडिंग हुई है नरेंद्र मोदी की कि विकास के कहीं ना कहीं वो पर्याय बन गए हैं, विकास यानी नरेंद्र मोदी, इसको सामने रख करके इलेक्शन लड़ेगी जो श्रीकांत जी कह रहे हैं। चंदन यादव जी, कांग्रेस पार्टी, वहां पे आप हुकूमत कर चुके हैं, जब से वहां चुनाव हो रहे हैं कभी ना कभी आप ही और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पे हुकूमत रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि आप कहीं रेस में ही नहीं है। जिस तरह के मुद्दों को श्रीकांत जी उठा रहे हैं उसके बाद क्या लगता है कि आप लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए वहां भी स्ट्रगल करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरफ भविष्यवाणी में विश्वास तो रखती नहीं है। 23 दिसंबर, लेकिन वोटर्स को तो कुछ बताना होगा। 23 दिसंबर को पता चलेगा कि हम कहां पर हैं, तो तब तक हम लोग इंतजार करें। अभी का जो बहस का मुद्दा है, अभी श्रीकांत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि कह रहे थे कि वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपको पता होगा अभी एक बहुत कश्मीर वैली में बहुत बड़ा आपदा आया, बाढ़ का आया, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या सरकार या वहां के लोगों की जो उम्मीद थी, सरकार ने 44,000 करोड़ का पैकेज मांगा था रिहैबिलिटेशन का, बाढ़ से जितने लोग पीड़ित थे, चुनाव थोप देना। और अभी देखिए रिहैबिलिटेशन का, फ्लड रिहैबिलिटेशन का, वहां के लोगों के आम जिंदगी से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने का, वो तो ये सरकार की नहीं। मोदी जी गए दीपावली के दिन 945 करोड़, 44,000 करोड़ सरकार ने मांगा था, दिया क्या 945 करोड़। तो ये कह रहे हैं कि हम वोट मांग रहे हैं युवाओं को रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए। ये सब इनका मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो यही है कि वो किसी तरह से जनता को धर्म के नाम पर, अभी भाषा के नाम पर गुमराह करने का प्रयास करने लगे। तो इनका कोई विकास से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आम जनता के बीच भेदभाव पैदा कर, बंटवारा करके वोट लेने की इनकी एक हर समय ये प्रयास रहता है। जम्मू को अलग तरह से देखना, कश्मीर को अलग तरह से देखना, जम्मू में कुछ और बातें कहना,
कश्मीर जाए तो इनकी बातें बदल जाती है। दो मुहचेहरा जो है ना, डबल स्पीड इनकी विचारधारा में है, इनके कथनी और करनी में है। ये देश की जनता और खास करके जम्मू और कश्मीर की जनता ये देख रही है कि चुनाव में जाती है, बहुत स्वाभाविक चीज है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में जाती है, आप भी जाते हैं, तो वादे तो किए जाते हैं। तो ये वादे तो वो कर रहे हैं, उनके पास कम से कम कुछ कहने को तो है। वो बता रहे हैं कि हम विकास की बात करेंगे, हम जम्मू में टूरिज्म की बात करेंगे, हम जम्मू में इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक वहां पे हुकूमत की है, तो आप इन सारी चीजों को, जिसका वादा आज कर रहे हैं यहाँ पे श्रीकांत जी, इन चीजों को आप करने में फेल क्यों हुए? नहीं, आप देखिए, जब हमारी सरकार थी, आजाद साहब मुख्यमंत्री थे जी, तब आप देखे होंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में कानून व्यवस्था हो, टूरिज्म का हो, हमने बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स बनाए, वहां पर विकास का एक मॉडल दिया। आप देखिए, कतरा टू जम्मू रेल एक शुरुआत हुआ, बहुत सारे हाइडल पावर्स वहां पर गए। और अब देखिए, जब भूकंप आया था 2005 में जी, तब हमारी सरकार थी, जिस संजीदगी के साथ, जिस एक विश्वास के साथ और जिस एक तरीके से हम लोगों ने उस आपदा को निपटाया था, और आज यही सरकार देखिए क्या कर रही है। महाजन साहब, पीडीपी फिर से इलेक्शन में जा रही है, आपको एक बार इलेक्शन जीत करके सरकार बनाने का मौका भी मिला, तो कौन से अनफिनिश्ड एजेंडाज थे जिन पे आप काम कीजिएगा? देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त 2002 में हमने सरकार बनाई, उस वक्त एमएलए का नंबर तीनों पार्टियों में से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वो सामने थी। उनमें से सबसे ज्यादा नंबर एमएलए का नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, और हमारे पास सिर्फ 16 एमएलए थे। और उस वक्त एनडीए की सरकार हेडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी की थी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। लेकिन दोनों ने इस वक्त महसूस किया कि अगर जम्मू कश्मीर को आज कोई सही दिशा दे सकता है जी, अगर किसी के पास विजन है, वो एक ही पार्टी है और एक ही लीडर है, उसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सैयद और पीडीपी पार्टी। चलिए, उनका विजन ही बता दीजिए, क्या विजन है, कौन सा मुद्दा है? 2005 तक, क्योंकि पिछले जी उसमें सबसे बड़ा विजन हमारा ये है कि एक गुड गवर्नेंस और लोगों का जो है ट्रस्ट जीतना जी, ये दो मुद्दे जो हैं, ये शुरू से आज दिन तक जो है इसकी कमी रही है। पिछले 65 साल में कहीं भी जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के में है जम्मू कश्मीर के लोगों में, वो सबसे बड़ा मुद्दा वो है। और दूसरा है एक अच्छी सरकार देना, जिससे कि लोगों में एक विश्वास पैदा हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 44 सीटों के साथ वो वहां पे सरकार बनाएगी, आप बीजेपी के इस दावे को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि यहां की जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी है, वो 101% सिर्फ मोदी वे पे डिपेंड कर रही है जी। लेकिन उनका पर्सनल जो किरदार है, जो कि जैसे कि 2008 में जम्मू कश्मीर में यहां से 11 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए, और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगा के 7 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। और जम्मू कश्मीर में तो खैर भारतीय जनता पार्टी की कहीं नामो निशान है ही नहीं। जम्मू में भी उनके पास तो कैंडिडेट नहीं है। कल यहाँ पे हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट जो कांग्रेस से थे और जो मोदी साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? लाख गालियां निकालते थे। बीजेपी ने 20 से ज्यादा तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, तो इसमें नुमाइंदे भी नहीं है। 20 से ज्यादा तो मुस्लिम कैंडिडेट। आप याद रखिए कि वैली और खास करके कश्मीर वैली का जो हिस्सा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। नाम लेना यानी कि खतरे से खेलना। आज कहीं ना कहीं कुछ हालात तो जरूर बदले हैं कि वहां पे 20 लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए, उससे पहले भी ये सिर्फ एक फोबिया क्रिएट किया जा रहा है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट खड़े करते थे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जमानत बचाने के काबिल नहीं था। और आज भी यही हशर इनका होगा कि कुछ डिस्करेंटेड लोग मिल जाते हैं, उनको चाहिए सिर्फ अपना नाम, और वो उस नाम के लिए वो किसी पार्टी में का भी मैंडेट लेने के लिए लड़ने के लिए तैयार। चलिए, हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी की लीडर
स्वदेश डोगरा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 2002 के इलेक्शन में जो उनका की सीट थी, 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो एक सीट कम हो गई थी, और इस बार ये इलेक्शन हो रहा है जिसमें मोदी वेव है। क्या लगता है स्वदेश कि इस बार पैंथर पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा? किन मुद्दों पे इलेक्शन होगा कश्मीर में? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मोदी वेव जम्मू कश्मीर में नहीं है। जैसे कि मैं आपको हवा में बात कर रही हैं, जो बात कह रहे हैं कि 44 सीट आ रही है, और उससे क्या मैं कह देती हूँ हम 87 के 87 जीतेंगे, उससे क्या होता है कहने से? कहने को आप कुछ भी कह दो, इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हो जी, लेकिन 44 कहाँ से जीतेंगे? अगर ये बात करते हैं जम्मू की, 37 सीटें हैं जम्मू में जी जी, और उसमें से 4 लद्दाख में है, 4 लद्दाख में है। अगर उनको ये लगता है कि हमने जम्मू की लोकसभा की सीटें निकाली हैं, लद्दाख की निकाली हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 32 वोटों से जीते हैं वो लद्दाख में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे लद्दाख की सीटें वो निकाल लेंगे। रही जम्मू की 37 सीटों की लड़ाई, तो 37 सीटों में से बीजेपी की 15 भी नहीं आएंगी, ये हम आपको कह रहे हैं। जो वेव की बात है, बीजेपी ने हमेशा ही धर्मवाद जातिवाद पे लड़ाई लड़ी है। ठीक है, हर इलेक्शन पे उन्होंने कोई ना कोई मुद्दा उठाया है। पिछली बार इससे बड़ा गंभीर मुद्दा था जब बम बोले का मुद्दा था। हिंदू लोगों को उन्होंने हिंदू वर्सेस मुसलमान वोट करवा दिया लास्ट टाइम, और हिंदुओं को उन्होंने उकसाया कि बम बोले के नाम पे कितने बच्चे शहीद हो गए, कितनी माओं की गोदी उजड़ गई। रिजल्ट क्या निकला? 11। आपकी बार 11 भी नहीं आएंगे। नहीं, आपने अभी कहा 15 आएंगे। 15 भी नहीं आएंगे। उसकी मैं आपको कह रही हूँ 37 सीटों में से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अच्छा, उसमें से बीजेपी को कितनी मिलती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो आपकी पार्टी का क्या रहेगा? आपका एक एरिया है, उसमें आपको 4 सीटें आती थी, पिछले इलेक्शन में 3 सीट आई है। देखिए, लेकिन पिछली बार क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताती हूँ कि पैंथर्स पार्टी की मोर देन 10 सीटें आएंगी। पैंथर्स पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जम्मू के डोगरों के हित के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। इस बार जम्मू का वोट उसको मिलेगा, जम्मू के डोगरों का वोट उसको मिलेगा जो जम्मू को पहाड़ी डोगरा स्टेट बनाने की हिम्मत रखता हो। जब बात करता हूं तो क्या ये भाजपा जम्मू की आपको ये नहीं लगता स्वदेश की जिस तरह जो बात आप कह रही हैं, इससे लग रहा है कहीं ना कहीं मतों का विभाजन होगा, वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये हमेशा माना गया है कि हिंदुस्तान में जहां भी इलेक्शन होते हैं, चाहे नेशनल इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन, जब वोट डिस्ट्रीब्यूट होता है एमंग पार्टीज, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और ऐसी स्थिति कश्मीर में भी होती दिख रही है। कश्मीर में भाजपा जो है अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, और जम्मू की सीटों पे जो है उसका फायदा बीजेपी को नहीं जाएगा, उसका फायदा बीजेपी को नहीं जाएगा। चलिए, आपने बातचीत सुनी, जाहिर सी बात है सारी पार्टीज के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्णिमा त्रिपाठी, द हिंदू ग्रुप से एसोसिएटेड है, वहां पे डिप्टी एडिटर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति लग रही है उनको एज ए जर्नलिस्ट। क्या ये लग रहा है कि मिशन 2044 जो है वो बीजेपी अचीव कर लेगी, या उसका दावा भी कुछ अपनी इससे बढ़ करके है? फैजल साहब, इस इलेक्शन में हमें 2 चीज ध्यान रखना है। पहले ये कि मोदी वेव है, उस वेव पर बीजेपी राइड कर रही है, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। मोदी वेव है यार, मोदी वेव है। पिछले एक्सपीरियंसेस देख लीजिए, हरियाणा में जहां बीजेपी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वहां आज उनकी सरकार बन चुकी है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी कभी अपने बलबूते पे अकेले नहीं लड़ी, वो जितनी टोटल सीटों पे लड़ती नहीं थी शिवसेना के साथ अलायंस करके, उससे ज्यादा वो अपने बलबूते पे जीत के आ गई है। तो एक ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है पॉलिटिकल डायनामिक्स, उस डायनामिक्स को हमें ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी रीजनल पार्टियों की अहमियत धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। वो हमने हरियाणा में देखा, वो हमने महाराष्ट्र में देखा, और वो ट्रेंड्स अब झारखंड और जम्मू कश्मीर में जहां चुनाव होते दिख रहे हैं उसमें भी हमें शायद देखने को मिले। लेकिन पूर्णिमा, यहां पे आपको रोकूंगा, इसलिए कि ये माना जाता है कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह नहीं है, बहुत डिफरेंट है वहां पे। एक तो उसकी जो डेमोग्राफी है वो भी, और दूसरे कि वहां के जो मुद्दे हैं वो भी रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि मोदी की वो वेव जिसकी आप बात कर रही, वो कश्मीर में भी उतनी ही इफेक्टिव होगी? वो अभी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल एक सिनेरियो है जिसके ऊपर हम डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा मोदी जिस तरह से अग्रेसिवली इस बार बीजेपी ने अपने को पिच किया है पावर में आने के लिए, उतना एग्रेसिवली हमने उनको पिछले कभी किसी इलेक्शन में देखा नहीं था। खास करके कश्मीर में, खासकर हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, खास करके कश्मीर में। तो इस बार जो उन्होंने एक अपने आप को एज अ रूलिंग पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया है, जैसे उसका हो सकता है लोगों की साइकी पे कोई
असर पड़े। दूसरा, हम कॉन्टेक्स्ट एक और ध्यान रखें, वहां पे अभी बहुत भयानक बाढ़ आई और वो इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली दफा हुआ कि इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी से वैली जूझ रही थी। और जिस तरह से उस वक्त मोदी ने प्रोएक्टिव अप्रोच लिया उसको, लेकिन ये तो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा नहीं किया, जिस तरह का एफर्ट करना चाहिए था नहीं कर पाए। नहीं, जिस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच मोदी ने उस वक्त लिया और जिस तरह से उस समय सेना को बिल्कुल समय गंवाए बगैर जिस तरह से डिप्लॉय करके रिलीफ का काम किया गया, वो लोग उस समय भी अप्रिशिएट कर रहे थे। और ये फील्ड से यानी आपको लग रहा है कि जो कश्मीर ट्रेजेडी के बाद बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर का जो रोल रहा उसका फायदा होगा? एज अ सेंटर की तरफ हॉस्टिलिटी हो सकता है थोड़ी सी, उस वजह से कम हुई है क्योंकि लोगों ने सेंटर को और सेंटर की जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आर्मी है एक नए पर्सपेक्टिव में देखा है। तो हो सकता है उसका फायदा मिले। और मोदी जी जो खुद आउटरीच कर रहे हैं, दीपावली में हमें तो याद नहीं पड़ रहा है किसी प्राइम मिनिस्टर ने श्रीनगर में जाके लोगों के साथ दिवाली मनाने की इच्छा जाहिर भी की हो, जाके मनाना तो दूर की बात है। तो वो अपने आप को उनका फैमिली हेड की तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और शायद ये कनेक्ट काम कर जाए। पूर्णिमा का कहना है कि जिस तरह से मोदी जी ने जो नेचुरल कैलेमिटी वहां पे हुई, जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर के वहां पर रोल निभाया और उसके बाद दीपावली में जिस तरह से जाकर के वहां पे हेड ऑफ द फैमिली की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट किया, शायद इन चीजों का फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पैंथर्स पार्टी के लीडर हैं वो और कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं चंदन यादव, ये दोनों इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लगता था और ढेरों परेशानियां सवाल। हम लोगों की इन जरूरतों को अगर किसी ने अहमियत दी तो वो है कांग्रेस सरकार। जम्मू से कटरा को रेल के रास्ते से जोड़कर माता के दर्शन कितने आसान कर दिए। ये रेल कनेक्टिविटी टूरिज्म में जबरदस्त इजाफा करने वाली है। इसलिए सोच लिया मैंने इन इलेक्शनों में हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार लाकर ही रहेंगे। करके दिखाया था, करके दिखाएंगे। कांग्रेस का हाथ अमन, खुशहाली और तरक्की के साथ कांग्रेस को वोट दें। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अतिथि देवो भव। जापान की मियो को लिखती है कि उन्होंने कैसे समझा इसका मतलब। हिमालय में घूमते घूमते उनकी आखिरी बस छूट गई। मियो को कहती है कि वो भारत बार बार आएंगी और जब भी आएंगी कुंजुंग आंटी से जरूर मिलेंगी। ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और कुंजुंग आंटी, भारत आपको सलाम करता है। मैंने जमीन हिंद पख्त कागजात तो मालिकान हुकूकन हज कत बस थाम गोमुत। रोशनी स्कीम हंद 20 लक्ष कनाल मन सिर्फ 4 लक्षन हज वन सपुद थोकुस बह दवान दवान बस वन सपुद वारिया। वन गई साफ सुथर सरकार अन पंपोशुक बटन दबाओ तो मोदी जी सो। जम्मू कश्मीर बदलन हालात पक्यो पको मोदी सत पंपोशुक बटन दबायो पूरा अक्सरियत वाजन बीजेपी सरकार अनो। हाँ आता हूँ, बस आधा घंटा। चल चल। क्या हुआ? डेंगू, दीप्ति नीड्स ब्लड। ये मच्छर हर साल यही ड्रामा, खून चूस के ही छोड़ेंगे। चलो अब एक मच्छर की वजह से तू अकेले ही 4 लोगों की जान बचाएगा। मतलब देख, जब तू ब्लड देगा तो प्लेटलेट्स दीप्ति की जान बचाएंगी और बाकी का खून और 3 लोगों के काम आएगा। तो हर 3 महीने के हिसाब से मैंने पिछले साल 1 दर्जन जान बचाई। मेरे पैर पड़। चल लेट्स गो। जी हाँ, आपके दिए गए ब्लड का सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। 1 यूनिट ब्लड से प्लेटलेट, प्लाज्मा जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स 1 नहीं 4 जिंदगी बचा सकते हैं हर 3 महीने में। मच्छर या नो मच्छर, रक्तदान करना है क्योंकि अच्छा लगता है।
You and your family, Maurya Day brings you an awesome range of organic and hygienic foods under one roof. Maurya Day, tasty food for every mood. Coming soon in Bareilly, Delhi, Mumbai, Lucknow and other cities too. Maurya Day Agro Foods and Private Limited. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कश्मीर में हो सकता है, पूर्णिमा त्रिपाठी का यह मानना था कि जो नेचुरल कैलेमिटीज वहां पे हुई और जिस तरह से बाढ़ के बाद मोदी जी ने वहां पे प्रोएक्टिव होकर के थोड़ा काम किया, उसका फायदा मिल सकता है। दिवाली में वहां जाकर के दिवाली मनाने का भी शायद उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बहुत अहम मुद्दा है जो कहीं पीछे छूट गया है, वो ये है कि जिस तरह से इलेक्शन के मोड में आने के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें और अब कश्मीर इलेक्शन की बात करें, तो जो कोर एजेंडाज और इश्यूज बीजेपी के होते थे वो एक एक करके पीछे धकेले जा रहे हैं। अभी कश्मीर में इलेक्शन है और इनका मेन मुद्दा होता था आर्टिकल 370। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत जी, बीजेपी के स्पोक्समैन हैं। श्रीकांत जी के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्ता के लिए अपने जो कोर इश्यूज थे बीजेपी उससे अब किनारा कर रही है, या अभी ये चर्चा भी हो रही है कि जो कश्मीर में मैनिफेस्टो रिलीज होगा शायद उसमें बीजेपी 370 को मेंशन भी नहीं करेगी। क्या आप बता सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा हुआ है कि इन सारे मुद्दे, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, इनको धीरे धीरे गौन कर दिया गया है, इनको धीरे धीरे पीछे कर दिया गया है? श्रीकांत जी, देखिए, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन एक टिप्पणी करूंगा कि अब तक की चर्चा में अगर आपने देखा होगा जी, ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, ना ही पीडीपी के पास और ना ही कांग्रेस के पास, ना ही पैंथर्स पार्टी, कोई जम्मू कश्मीर को लेकर ना तो कोई रोड मैप है, ना ही कोई विजन है। तो हमारी प्राथमिकता यह है कि जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर की जनता को जो इन्होंने बंधक बना रखा है, उसकी मुक्ति हमारा ध्येय है। आप 370 की आप बात कर रहे हैं, जी। धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या कॉमन सिविल कोड हो, भारतीय जनता पार्टी के तीनों कोर इश्यूज हैं, तीनों मुद्दे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि इन तीनों मुद्दों पर हम आम सहमति सभी वर्ग के लोगों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बातचीत करके ही इनका समाधान चाहते हैं। और 370 पर हमने ये पहले कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि भाई 370 पर चर्चा तो करो कि इससे किसको फायदा हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को इससे फायदा हो रहा है या मात्र कुछ परिवारों को फायदा हो रहा है जो केंद्र से पैसा तो लेते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, विकास नहीं करते हैं। आप एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं श्रीकांत जी, विदेशों में बिताते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, आर्टिकल 370 पे चर्चा होनी चाहिए। आपने सही कहा कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज और है कि जब चर्चा की बात करते हैं तो आर्टिकल 370 जो है उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वही प्रभावित हैं और उन्हीं के लिए वो आर्टिकल 370 है। तो चर्चा कहां होनी चाहिए, पूरे भारत में या जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस पार्टी ने और पीडीपी ने इसको ढाल बनाया और जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया। उनका जो हक था, उनको जो पैसा केंद्र से मिलता था, वो इन्होंने अपनी तिजोरियों में भरा। जम्मू कश्मीर में ना तो रोडों का इन्होंने निर्माण किया, ना वहां बिजली 24 घंटे मिलती है, ना वहां के नौजवान को रोजगार मिलता है, ना वहां जो बुनियादी जरूरतें हैं जम्मू कश्मीर के आवाम की, ना ये वो पूरी कर रहे हैं, ना कोई टूरिस्ट के लिए, ना कोई इन्होंने अलग से कोई स्कीम बनाई है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि मुद्दे सारे जम्मू कश्मीर का आवाम तय करेगा। अरे कम से कम असेंबली में हमारी सरकार बनेगी, वहां चर्चा तो होगी। जम्मू कश्मीर का आवाम तय करेगा। चलिए ठीक है, किसको फायदा हुआ, किसने इसका। श्रीकांत जी ये कह रहे हैं कि जम्मू विश्वास, बिल्कुल बिल्कुल, श्रीकांत जी ये कह रहे हैं कि पहले हम लोग बात करें कि वहां पे विकास कैसे होगा, वहां की एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, वहां की इकोनॉमी का क्या होगा। और जहां तक सवाल है आर्टिकल 370 का, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा जरूर है, लेकिन उस पर चर्चा होनी चाहिए। चंदन यादव जी उससे सहमत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम पूर्णिमा जी के पास चलते हैं। पूर्णिमा कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, श्रीकांत जी ने जैसे अभी कहा कि कंसेंसस के बाद वो उस पर कुछ डिसाइड करेंगे जी। मुद्दा ये है कि आज इनकी दिल्ली में सरकार है और कल को अगर ये स्टेट में इनकी या इनके किसी कोलिशन पार्टनर के साथ सरकार बनती है तो क्या स्टैंड होगा। कंसेंसस तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद तो गिरा दी। क्यों गिरा दी? उस वक्त आप कंसेंसस की बात लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को रोक लेते। तो ये कंसेंसस हर जगह पे वेट नहीं करते हैं, अपने हिसाब से ये मुद्दों को
अपने तरफ ढालने में बहुत माहिर हैं। तो आज ये क्लियर करें कि ये दिल्ली में भी इनकी सरकार है और कल को अगर स्टेट में भी इनकी या इनके समर्थन वाली सरकार बनती है तो इनका क्या स्टैंड होगा 370 पे, क्योंकि बहुत कंफ्लिक्टिंग इनकी आवाजें आ रही हैं। वैली में ये लोग कुछ और कह रहे हैं, जम्मू में कुछ और कह रहे हैं और डिबेट्स में कुछ और कहते हैं। चलिए यहीं पे एक बात और उठ के आई है कि आर्टिकल 370 पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने बहुत साफ ये किया है कि इलेक्शन के बाद अगर हंग असेंबली होती है तो वो ऐसी किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो 370 को रिपील करने की बात करता है। लेकिन इस पे पीडीपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हमारे साथ पीडीपी के लीडर दमन भसीन साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट पोल सिनेरियो की अगर हम बात करें और किसी को भी अगर उसमें मेजॉरिटी नहीं मिलती है और पीडीपी को किसी एक पार्टी का हाथ पकड़ना है, किस पार्टी के साथ जाएगी? आर्टिकल 370 पे पीडीपी का स्टैंड क्या होगा? दमन भसीन। देखिए, उसमें ऐसा है कि पहले तो जैसे आप सारे देश में मोदी वेव थी, इसी तरह आज जम्मू कश्मीर में मुफ्ती वेव है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे मोदी वेव नहीं है, यहाँ मुफ्ती वेव है और कश्मीर में हम टोटल स्वीप कर रहे हैं, हम कश्मीर में। और जम्मू में भी हम ये एक सरप्राइज देंगे जो कि बीजेपी और बाकी पार्टियों के लिए होगा और हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ एट अवर ओन हम सरकार बनाएंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 370 का जहां तक जिक्र है, 370 पे हमारा क्लियर स्टैंड है कि ये ना हटेगा, ना इसको कोई हटा सकता है। और यही वजह है कि आज क्लियरली भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर नहीं बोल रही है। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो अपने एजेंडे से फिसल रही है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कुर्बानी दी, पहले ये कहें कि हम उस कुर्बानी को नहीं मानते हैं और फिर उसके ऊपर डिबेट की बात करें। इसके ऊपर चर्चा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 370 वो रहेगी और रहेगी। नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हंग असेंबली हुई, आपने ये बात कही, आपने दावा किया है कि आप अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, मोदी वेव नहीं है, मुफ्ती वेव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, हाइपोथेटिकली अगर इसको मान लें कि आपको पोस्ट पोल इलेक्शन में किसी के साथ जाना है, तो आप किस पार्टी के साथ जाना ज्यादा मुनासिब समझिएगा? देखिए, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरह अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करते कि जो अपना टाइम टू टाइम अपना स्टैंड बदले। चाहे हम अगर अपोजिशन में भी बैठना पड़े तो हम किसी भी समीकरण में हम ये 370 के मुद्दे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 370 के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। स्वदेश, आपने सुना पीडीपी का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। दमन भसीन साहब कह रहे हैं कि 370 पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं पैंथर पार्टी का इस पूरे तनाजे पे, इस पूरे इशू पे क्या स्टैंड है? पैंथर्स पार्टी ये कहती है कि धारा 370 को नहीं हटाया जा सकता, बट उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी बिल बनाने का अधिकार नहीं है जी। तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कि दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के बारे में भी बिल पास हो सके। ठीक है, उसमें सिर्फ संशोधन किया जा सकता है, उसको हटाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसकी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल है। वो एक जाहिर सी बात है, वो एग्रीमेंट के बाद हुआ है, तो संशोधन किया जा सकता है, हटाया नहीं। कैसे संशोधन? उसका क्या होगा तरीका? कैसे आप कीजिएगा संशोधन? आप, यही तो मुद्दा है पूरा कि आर्टिकल 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। आप कह रहे की जा सकती है, क्या तरीका होगा? उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें संशोधन करके उसमें इस तरीके के बिल पास करवाए जा सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो है जम्मू कश्मीर के बारे में बिल बनाने में उसको राइट दिया जाएगा। चलिए, जो कि आज की चंदन जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक तो आर्टिकल 370 पे आपने सुना, दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, और आपने पैंथर्स पार्टी का भी आपने जो ये है स्टैंड है वो आपने सुन लिया। एक बात बताइए कि अगर हंग असेंबली होती है, जिसके बारे में भी बात की जा रही है कि दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन हो सकता है किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर आपको दिखता है कि पीडीपी थोड़ी बड़ी पार्टी हो गई है, तो आप अपने जो पुराने एलाइज रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको डंप करके, जाहिर सी बात अभी आप उनके साथ अलायंस में नहीं भी हैं, आप उधर जाएंगे? देखिए, वो 23, याद रखिए एक बार आपको उन्होंने पहले भी धोखा दिया है। नहीं, वो तो 23 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। तो इस चर्चा अभी हम ये कर रहे थे क्या मुद्दे हैं चुनाव में। जी, मुझे लगता है कि सांप्रदायिक पार्टियों का एक नेचर होता है जी, कि मुखौटा वो पहन करके आते हैं, उसका असली
चुनाव में मुखौटा उन्होंने पहन रखा है विकास का, लेकिन असली मुद्दा उन्होंने बताया 370 है। और ये जो दोहरी नीति है, आज श्रीकांत जी को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि 370 को लेकर के वो जम्मू में कुछ जनता को वादा दे रहे हैं और कश्मीर में कुछ दे रहे हैं। राज्य एक है, तो ये जनता को गुमराह करके जिस तरह से काला धन के बारे में पूरे देश में प्रचार प्रसार करके कहा हम लाएंगे, वहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ ये इन्होंने एक विकास का एक मुखौटा पहन करके, असली चेहरा तो इनका सांप्रदायिक है और जम्मू और कश्मीर की जनता ये बहुत भली भांति जान रही है, अच्छी तरीके से जान रही है। और एक बात और जो पहले कहा था इन्होंने, जम्मू जो कश्मीर में जो आपदा आई, देखिए मैं आपको इसमें बहुत ही क्लियर कट है कि जिस रफ्तार से वहां पे रिहैबिलिटेशन का काम होना चाहिए, सरकार उसमें बुरी तरह से विफल रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मांगे थे, 44,000 करोड़ बनाम 745 करोड़। और हिंदुस्तान में 29 मुख्य त्योहार हैं, ईद भी है, दीपावली भी है। जम्मू और कश्मीर की जनता ये तमाम चीजें देख रही है, लेकिन यहाँ पे एक चंदन जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि त्योहार तो यहाँ पे 29 मुख्य त्योहार हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों ने भी ये देखा है कि 2 त्योहारों पे आप लोग खूब दिखते थे। रमजान और ईद पे तो खूब बधाई होती थी सियासी कारणों से, लेकिन दिवाली और दशहरा पे उस तरह की चीजें नहीं होती थी। मेरा सवाल यह है कि अगर भाई मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि हर साल दशहरे के दिन रामलीला मैदान पर कांग्रेस पार्टी तो भारत की एकता, अनेकताओं में एकता के लिए तो एक मिसाल है। कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है। हिंदुस्तान की बहुत, यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि दीपावली में तो वो नरेंद्र मोदी जाते हैं कश्मीर और वहां जाकर के उनके साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन ईद में और दूसरे त्योहारों में उसकी कोई चर्चा नहीं होती। कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जो नींव है, जो अनेकताओं में एकता का, ये देश में मैंने कहा 1632 भाषाएं हैं। भाषा को लेकर के आज एक विवाद चल रहा है। ये भाषा में भी सांप्रदायिकता ला रहे हैं। धर्म एक चाहते हैं, भाषा एक चाहते हैं, बोली एक चाहते हैं, त्योहार एक चाहते हैं। ये देश को समझ नहीं पा रहे। इनकी विचारधारा है देश को इस तरह से। चलिए पूर्णिमा हमारे साथ हैं, पूर्णिमा से जानना चाहूंगा कि जो बात चंदन कह रहे हैं उसमें दम है कि जाहिर सी बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हर चीज को एक ही धारा और एक ही जो मुख्य धारा कहा जा रहा है उससे जोड़ के देखा जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति, खास करके अगर हम कश्मीर की बात करें जहां बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर कश्मीरी पंडित हैं तो डोगराज भी हैं, गुर्जर भी हैं, मुसलमान भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी, वैसी जगह पे क्या ये रणनीति कारगर होगी? नहीं, सिर्फ ये रणनीति कारगर होगी हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें लगता है कि कश्मीर में लोग इतना उकता चुके हैं वहां की मिस मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस से कि लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए जो अच्छा शासन दे सके, और उसके लिए वो शायद थोड़ी सी चीजों को अनदेखी करना चाहेंगे, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम आज ये मान के चले कि कश्मीर के लोग एक बदलाव चाहेंगे। उन्होंने पीडीपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दोनों देख लिया, आजमा लिया, और दोनों से ही लोग उबे हुए हैं। तो नया फैक्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले उन्होंने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, तो अब एक जो नया एलिमेंट है जो एक्स फैक्टर कहा जाता है वो सिर्फ बीजेपी का है इस वक्त। तो हो सकता है जैसे कि देश में चारों तरफ मूड है, वहां के लोग भी ये सोचे कि हम एक इनको भी ट्राई करके देख ले, एक बार इनको भी आजमा के देख ले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी अपने बलबूते पे आ जाएगी। उसमें उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का समर्थन लेना ही पड़ेगा अगर वो चाहेंगे सरकार में, क्योंकि वैली में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। वैली में जितनी सीटें हैं उसमें से अगर ये 10% भी जीत लेंगे तो वो उनके लिए अचीवमेंट होगी। फिर भी इनकी अपने दम पे क्लियर मेजोरिटी शायद ना आ पाए। तो ये पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के साथ मिलकर हो सकता है पिच इन करे सरकार बनाने के लिए, और लोग हो सकता है गुड गवर्नेंस के नाम पे, हालांकि गुड गवर्नेंस का दावा भी इनका अभी हमने छत्तीसगढ़ में देख लिया, वो फंगस वाली एनेस्थीसिया देके 13 महिलाओं की जिसमें मृत्यु हो गई, स्टेरिलाइजेशन डेथ्स। तो गुड गवर्नेंस का इनका भी दावा कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूं कि गुड गवर्नेंस, विकास और सबका साथ, ये सारी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, इनकी साउंड बाइट्स अच्छी आती हैं, लेकिन अभी तक अगर 6-7 महीने की बात हम करें तो कहीं ना कहीं ये लगा है कि अभी तक ये सिर्फ नारे हैं, ये जमीन पे सच्चाई नहीं बन पाए हैं।
क्या आपको लगता है, अगर हम ये कहें कि जो सपनों के सौदागर हैं नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उन्होंने सपने बेचे हैं भारत में, जाहिर सी बात उसके खरीदार हैं, क्या उसी तरह से वो वहां पे भी सपनों का ताना बाना बुनने में कामयाब हो जाएंगे? शायद लग रहा है कि वो जैसे कश्मीरी अपनी शॉल लेके आते हैं प्लेन्स में बेचने के लिए, तो ये सपने लेके इस बार वहां पहुंचे हैं बेचने के लिए, और हो सकता है इनको वहां खरीदार मिले। चलिए, आपको एक बात याद दिलाए पूर्णिमा कि जिस तरह से कश्मीर में इलेक्शन की तैयारी है, हम लोग सारे लोग अभी गियर अप कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कांग्रेस और दूसरे लोग, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 2013 से कॉन्स्टेंटली भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम कर रही थी। राम माधव वहां पे मौजूद थे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनकी पहली मुलाकात मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब से हुई, और भी बहुत सारे लीडरान से वो मिलते रहे। यानी कि चुनाव 2014 के अंत में है, 2013 से तैयारी चल रही थी। मैं जानना चाहूंगा दमन भसीन साहब से कि जिस तरह से राम माधव वहां पे कैंप किए हुए हैं, दूसरे सारे बड़े लीडर्स वहां पे कैंप किए हैं, आरएसएस के लोग वहां पे कैंप किए हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये एजेंडा मोदी जी का अभी है 2014 में चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सोच पहले से थी बीजेपी की कि वहां पे सरकार बनानी है, वहां पे इनरोड्स बनानी है, और 2 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू की गई थी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से राम माधव जी की मुलाकात मुफ्ती बशीर से हुई, सज्जाद लोन से हुई, मोहम्मद यासीन साहब से हुई, इस तरह की मुलाकातों से यानी जो छोटे छोटे पार्टीज है, छोटे छोटे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका कोई असर पड़ेगा भसीन साहब? देखिए, उसमें ऐसा है, पहले तो मैं पूर्णिमा जी के जो बात कही गुड गवर्नेंस की जी, तो इसमें मेरा ख्याल ये ज्यादती है कि पीडीपी का नाम इन्होंने शामिल किया, क्योंकि पीडीपी का 2002 से लेकर 2005 तक जो डायरेक्ट मुफ्ती सईद जिसके चीफ मिनिस्टर रहे, उसी का नतीजा है कि आज जो कश्मीर में पीडीपी की इतनी पॉपुलैरिटी है। और दूसरा, बीजेपी जो है, अगर सज्जाद लोन साहब से आज लोन पे एमएलए मांग रहे हैं, आज वो अगर जा रहे हैं, तो पहली चीज ये है उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है कि एक एजेंडा सारे भारतवर्ष में आप लेकर घूमते हैं और कश्मीर में जाकर आप बिल्कुल यू टर्न लेते हैं, और इसका कोई भी कश्मीर की जनता पे असर होने वाला नहीं है। और मैं आज भी, और 23 तारीख जब रिजल्ट निकलेगा, आप मेरी बात याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर वैली में जितनी भी सीटें होंगी सबकी जमानत जब्त होगी, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। जहां तक तल्लक है जम्मू प्रोविंस का, सिर्फ ये हिंदू कार्ड खेल के, क्योंकि वहां माधव जी जो काम कर रहे हैं वो उनकी बात पे कोई भी आवाम यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही एक बात है कि पिछले 65 साल में, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये जो अपीजमेंट पॉलिसी जो पहले कांग्रेस किया करती थी, वही आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस का ही एजेंडा चुरा के आज राम माधव जी कश्मीर में वही बातें कर रहे हैं जो कश्मीर कांग्रेस के लीडर पहले किया करते थे। चलिए, और इसका कोई असर होने वाला नहीं है। दमन भसीन ये कह रहे हैं कि राम माधव साहब का वहां पे मिलना जुलना या जिस तरह का एजेंडा वो वहां पे कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो कांग्रेस का ही वो तरीकाकार है जिसको वो अपना रहे हैं, और उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे जो एक 12-14 पार्टियों का एक यूनाइटेड फ्रंट बना है जिसका नाम है अवामी मुत्तहिदा महाज, ये छोटी पार्टियों का एक अलायंस है, इसका क्या रोल होगा पोस्ट इलेक्शन में। लेते हैं ब्रेक। फौज से रिटायर हुआ, गांव लौटा, यहाँ आके पता चला कि हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, न वैट है, न मकान बनाने के लिए कोई रियायती जमीन है। अरे बाकी राज्यों में तो है। अरे हमने भी तो देश की सेवा की है। बस अब बहुत हुआ, अब साफ सुथरी सरकार लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और मोदी जी के साथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएं। बच्चा भी अपने डायपर में गंदगी करता है ना, तो हम उसे बदल देते हैं। ये सिस्टम 1947 से गंदगी कर रहा है, और उसे बदलने का काम जो पुलिस वालों ने नहीं किया, वो उंगली गैंग कर रही है। जितना दम आपके एक हाथ में नहीं, उतना दम हमारी एक उंगली में है। I breathe
adventure in every breath. I breathe duty and devotion for my country. I breathe easy knowing that the Navy will take care of my family. I am a naval officer. I have an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in. आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। 5, 6, 5, 30। दिमाग का हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बातचीत कर रहे हैं कि इलेक्शन अभी जो कश्मीर में होने वाला है उससे पहले 2 साल पहले से राम माधव और भारतीय जनता पार्टी की दूसरे फंक्शनरीज हैं वो वहां पे कैंप किए हुए थे और पूरे तौर पे वहां पे जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटा प्रेशर ग्रुप्स है, वो लोग जो कभी इंसर्जेंट्स रहे थे, जो सेपरेटिस्ट रहे थे, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे तौर पर इलेक्शन में वहां पे 44+ सीट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है। एक बात बिल्कुल तय है कि इस बार के इलेक्शन में छोटी पार्टियों का भी रोल दिख रहा है, चाहे वो सज्जाद लोन की पार्टी हो, चाहे वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बना है यूनाइटेड फ्रंट, जिसको मुत्तहदा अवामी महाज कहा जा रहा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इलेक्शन को थोड़ा स्विंग करेंगे या पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अगर उनके पास 2-4 सीटें होंगी तो सरकार बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तफा कमाल साहब फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनका क्या रोल रहेगा इस बार कश्मीर के इलेक्शन में। मुस्तफा साहब, जहां तक स्मॉलर पार्टीज का सवाल है, जैसे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है या बाकी एक नफरी 2 नफरी पार्टी है जी, उनका ज्यादा से ज्यादा चांस जो बनता है वो 1-8 सीट का जी, वो जहां के उनके अध्यक्ष हैं, जहां के उनके वो प्रेसिडेंट हैं जी, तो वो अपने इलाके में तो कोशिश करेंगे कि वो कम से कम वो सीट जीत पाए, लेकिन हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि वो छोटी पार्टियां जैसे सज्जाद गनी लोन की पार्टी हो जी, वो कुछ करे। ये तो जो रीजनल पार्टीज हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड रीजनल पार्टीज हैं या जिन्होंने पिछले 10-12 साल से अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है, उनका ही चांस है। आपस में ये सीटें बटेंगी, लेकिन छोटी पार्टी का तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि छोटी पार्टी का कोई एक मेंबर भी जो है ये इलेक्शन जीतेगा। चलिए, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे मुस्तफा कमाल साहब कि ये जो छोटी पार्टियां हैं या अवामी मुत्तहदा महाज है, इन लोगों के फील्ड में रहने से कहीं ना कहीं इलेक्शन पे इसका तो असर पड़ेगा कि काफी वोट ये डिवाइड करेंगे और उससे सीधा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को या कांग्रेस को होगा। वो तो अपने थोड़े बहुत वोट तो ले लेंगे जी। अब उसमें कितना नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा? ना तो देखिए ना, जैसे जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है जी, ये पिछले 80 साल से पार्टी है जी, जम्मू कश्मीर में जी, जो है इसका वजूद है, कायम है और इसका कमिटेड वोटर है। इसका वोटर बिकाऊ नहीं है। मार्जिनल कोई 1%, 2% जो है, जो आप कह सकते हैं 3% है या 5% तक भी मैं कहूंगा जी जी, लेकिन उससे ज्यादा है नहीं। यहाँ कमिटेड वोटर है, या इसका वोटर है या इसका वोटर नहीं है जी। कभी भी लोग ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने और उसके जितने भी नेता हैं छोटे बड़े, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि छोटे वो लोग आए, अपने आज आए और कल चले जाएं, वो फसली बटेर जिसको कहते हैं।
तो वो इस किस्म की जो तरीकाकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको एनकरेज नहीं किया है। चलिए मुस्तफा कमाल साहब, आप कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कमिटेड वोटर है वो टूटेगा नहीं, वो उसी को वोट करेगा। अगर आपकी बात मान लें तो पिछले इलेक्शन में, पिछला जो अभी हाउस है उसमें आपकी 28 सीटें हैं। क्या लगता है कि अगर आपका वोटर नहीं टूट रहा है तो आप 28 सीट रिटेन कर पाएंगे? जहां तक रिपोर्ट्स का सवाल है वो तो ये बता रही है कि शायद उमर अब्दुल्ला भी इलेक्शन हार रहे हैं। नहीं, वो तो ये है, देखिए ना, 2002 का वोट जो है हमारे खिलाफ नहीं था, वो नाराज वोट था जी, वो नाराज वोट था। और उसमें और भी कई ऐसे जो चीजें हुई हैं जी, जिससे वो वोटर जो है वो एकदम ही, जो आपने देखा कि हम 50+ थे, वहां से आधे के करीब 28 के करीब रह गए। नहीं, ये 28 रिटेन कर पाएंगे या इसमें आधा हो जाएगा? नहीं, हमारा तो लक्ष्य जो है जी, और जो इस वक्त जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सप्ताह में तनहा नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। आपका ये दावा कि इस इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, बहुत बड़ा दावा लग रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस के जो स्पोक्समैन हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, चंदन यादव, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। जी, वो तो मुस्कुराएंगे ही जी, क्योंकि जो कांग्रेस को जो है ये हमेशा से जो दूसरों पे निर्भर करती आई है जम्मू कश्मीर में जी, अपनी तो टांगे इनकी लड़खड़ाई पहले से ही जी, और इनका वजूद अगर कायम यहाँ हुआ है कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला के ही हुआ है, इसलिए ये तो हंसेंगे मुस्कुराए, क्योंकि इनको तो जनता की तो कोई परवाह। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की हालात बदल रहे हैं, मुझे नहीं पता किन हालात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उससे आप तो दिल्ली से इसका ले रहे हैं ना, जी जी जी, और टेलीफोनों पे आप अपने आंकड़े जमा कर रहे हैं। हम तो यहाँ हैं, हम जमीन पे घूम रहे हैं। बहुत जल्दी आपसे वहां भी मुलाकात होगी मुस्तफा कमाल साहब। लोगों के दिलों की बात पता है। कांग्रेस अपने उसमें रहे, उस मजे में कि जो उनके नेता कह रहे हैं कि तो हम तो हमारे बगैर कोई सरकार बनाएगी नहीं। लेकिन आप खुद देखेंगे, मैं दावा से कहता हूं कि जो इस वक्त हालात बदल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी तीसरी पार्टी जिन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया है, जी जी, वो लोगों में लोग शक की नजर से देख रहे हैं और वो बिलाखिर इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ वापस आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्तफा साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्णिमा त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। मुस्तफा साहब, आप काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतना ही आप लोगों में विश्वास है तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी ट्रेडिशनल सीट छोड़ के दूसरी सीट से क्यों पर्चा भरा, और वो भी एक नहीं 2 सीट से? कहीं वो भी तो नहीं नर्वस फील कर रहे हैं बीजेपी के ऑनस्लॉट से? देखिए, जो गांधरबल का मामला था, गांधरबल 2002 में हारे थे गांधरबल, वो नहीं, वो तो ठीक है, एक दफा हारे, मैं 2 दफा गुलमर्ग से भी हारा हूं जी, लेकिन उनका ये हारना उस वक्त क्या था क्या नहीं था, फिर जीत गए। लेकिन वहां जो इक्वेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी जी, हमारे उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा था और लोकप्रिय हैं उस इलाके में, ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थी। अगर उमर अब्दुल्ला जो है 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहा है, गांधरबल की सीट खुली छोड़ी ताकि जो कमिटमेंट कर दी थी उन्होंने अपनी जबान से कई बार कि एक नौजवान को जो आज मैंडेट जिसको दिया है 3 साल से कमिटमेंट करते आए हैं, तो वो गांधरबल से तो बाहर वोट नहीं ले सकता। उमर अब्दुल्ला की पोजीशन ये है, उसका स्टेटस ये है कि वो किसी भी जगह से वोट हासिल कर सकता है, फिर जीतना हारना बैद की बात। और फिर जो शनिवार से इलेक्शन लड़ा वो उनके कहने पे, वो किसी और को लेने के लिए तैयार नहीं थे जी, वो पीरों से वो किसी और को तो लेने के लिए तैयार नहीं थे। यानी आप ये कह रहे हैं, आपकी बात से ये लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंट है, जैसा कि पूर्णिमा ने भी कहा कि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप कि पूरी चीजों के बावजूद, जितनी कवायद कर रही है बीजेपी, उसके बावजूद भी जो दावा कर रहे हैं पीडीपी के दमन भसीन साहब की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती वेव है, उन सारे दावों के ऊपर आपका दावा है। और मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब होगा, रिजल्ट जब आएगा, तो आप देखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने बलबूते पे सरकार बना लेगी। दमन भसीन साहब, आप इनकी बात सुन रहे होंगे, मुस्तफा कमाल साहब की, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत विश्वास, बहुत ही एतमाद के साथ ये कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है? सबको ये लग रहा है कि बीजेपी 44 सीट लाने की बात कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। दमन भसीन साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, हम तो मुफ्ती वेव पे सवार हैं और मुफ्ती साहब ने 3 साल में बहुत बढ़िया काम किया, मुफ्ती वेव चलेगी और हम सरकार बना लेंगे। क्या लगता है आपको?
हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में 37 सेगमेंट्स जीते हैं असेंबली के। जी, तो ये मान लें कि 21 से आपका फिगर कम से कम 37 तो हो ही जाएगा। देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट के, उसमें हमने 39 जो सेगमेंट है असेंबली के, उसमें हमने लीड ली है। और अभी जो हालात हैं, गांधरबल से शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियों से ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। और आज ये सुन के, और एक जगह नहीं, अगर आप देखें जिस वक्त मोदी साहब ने 2 जगह से पर्चे भरे थे, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया था कि क्या इनको शक है, इनको खतरा है कि ये एक जगह से नहीं जीत पाएंगे। जी। तो आज ये कहना, इनका ये क्लेम करना, अब वैली में इनके जितने भी सपोर्टर, यहां तक कि महबूब बेग साहब जो इतने बड़े स्टैलवर्ड लीडर थे, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है। आज शेख गुलाम रसूल जो पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपर हाउस के मेंबर हैं, वो भी इनका साथ छोड़ गए हैं। और कश्मीर में आए सिर्फ ये 2 या 4 लोग ही रह गए हैं जो बाकी रह गए। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर वैली में बिल्कुल सफाया हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वैली में बिल्कुल सफाया हो चुका है, ये कह रहे हैं पीडीपी के दमन भसीन साहब। कांग्रेस के लीडर यहां पे मौजूद हैं, चंदन साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का दावा ये 3 बड़ी पार्टियां जो कश्मीर की हैं वो कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे छूट गई है। कांग्रेस कोई दावा नहीं कर पा रही है, जाहिर सी बात है वहां पे अकेले वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जिस तरह की इक्वेशन बननी है उसमें ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव जंग जमीन पे लड़ी जाती है। हम स्टूडियो में नहीं, आप तो जमीन ही पे नहीं है। नहीं, जमीन पे लड़ रहे हैं। स्टूडियो में बैठ करके दावे तो सब कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वो परंपरा नहीं रही है भविष्यवाणी की, उसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है। मुझे लगता है और भी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के राह पर उस कदर चलती हुई नजर आ रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर ने कांग्रेस की जब हुकूमत थी वहां पर, जब आजाद साहब वहां के मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल भी देखा जिस गति से और जिस तरह से जब केंद्र में यूपीए सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे रखा था और जो केंद्र की जिम्मेदारी थी राज्यों को मदद करने का, वहां पर आप देखेंगे तमाम प्रोजेक्ट, चाहे पावर सेक्टर में हो, वो आपने पूरे किए, रेल सेक्टर में हो, तमाम जम्मू एंड कश्मीर के हर एक इलाका में केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपकी बात मैं मान लेता हूं। नहीं अशोक जी, आपके चंदन जी, आपकी बात मान लेता हूं कि आपने सारे प्रोजेक्ट पूरे किया, आपने जो वादा किया था ट्रेन चलाने का वो भी आपने चलाया, सब कुछ किया। उसी तरह से आपने देश में भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन क्या वजह है कि लोग इस बात को नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि आपने बहुत सारा काम किया है? नहीं, वो तो हम कह रहे हैं ना कि हम जिस तरह से हम काम में विश्वास करते हैं, हो सकता है हमारे संवाद करने, प्रचार में पीछे पड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार में जिस तरह का पैकेजिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उस तरह से हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी से एक चीज अगर हमें सीखनी चाहिए, मुझे लगता है वो सीखनी चाहिए। काम में आप देखेंगे जो यूपीए सरकार ने भी जो काम किए पिछले 10 साल में, बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है। और मुझे फक्र होगा कि आज से 10 साल बाद जब इतिहास लिखी जाएगी तब आप देखेंगे ये जब जो यूपीए का जो कार्यकाल रहा है, जब उसमें बदलाव आएगा, जब यूपीए के कार्यकाल का जो इम्पैक्ट आएगा वो आप जब देखेंगे तब लोगों को एहसास होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, देर देखिए, भविष्य लोग तो वही रहेंगे, हम लोग 10 साल में देखेंगे। चलिए हम स्वदेश डोगरा के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस आपको, मुझे याद है 2008 के इलेक्शन से पहले 2002 का इलेक्शन, तो वहां पे वोटर परसेंटेज 42-45% के आसपास रहा था, 42% वहां पे वोट पड़े थे। लेकिन 2008 के इलेक्शन में वो जो आंकड़ा था वो बढ़कर के तकरीबन 61% हो गया था। क्या लगता है, जिस तरह का दावा सारी पार्टियां कर रही हैं, भसीन साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती वेव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तफा साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी मोदी जी के कंधे पे है, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा? पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, वो जो मैडम ने बात बोली पूर्णिमा जी ने कि प्रधानमंत्री जी वहां गए दिवाली मनाने, तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिवाली किसका फेस्टिवल होता है? कश्मीर में कितने % लोग दिवाली मनाते हैं?
अगर इस आई हुई आपदा में आपको ये लगता है या किसी को भी ये लगता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा, जी। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा रोल इसमें पैंथर पार्टी का रहा। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर एक समिति का गठन करवाया कि जो आज की डेट में भी उनकी देखरेख कर रही है, जबकि आचार संहिता है इस वक्त ना बीजेपी कर सकती है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है, वो समिति, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ईद पे क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी कश्मीर, दिवाली पे क्यों गए? और इस पे बहुत बात हुई है, चंदन जी ने भी इस बात को उठाया। की आवाज में कहना चाहती हूँ कि डोगरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए प्रधानमंत्री जी श्रीनगर गए, डेड बॉडियां मलबे में दबी हुई थी और प्रधानमंत्री जी वहां दिवाली की मुबारकबाद देने जा रहे थे। हमारा डोगरों का कल्चर है, एक साल तक भी कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। अगर वो जम्मू जाते हैं, हम उस चीज को यूं चेंज कर लेते हैं कि शायद ये शौक मनाने आए हैं हमारे पास, लेकिन वो कश्मीर में गए, एंटरटेनमेंट करने गए, डोगरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए गए। दिवाली कश्मीरियों का नहीं, डोगरों का फेस्टिवल था और हमारी डेड बॉडियां मलबे में दबी हुई थी, वो दिवाली मनाने का। चलिए, आपने एक बहुत इमोशनल बात यहाँ पे की है, लेकिन पूर्णिमा आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि जिस तरह की अभी इलेक्शनरिंग हो रही है, जिस तरह की मोदी जी के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा नेशनली भी कि वोट परसेंटेज काफी ऊपर गया है, कश्मीर में ट्रेडिशनली वोट बहुत कम होता है, क्या लगता है कि कहीं मोदी फैक्टर और मुफ्ती फैक्टर और ये सारे फैक्टर्स मिल करके वोट का जो टर्नआउट है उसको भी इन्फ्लुएंस करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने 2008 में जैसा आपने आंकड़ों से बताया कि काफी अच्छा वोटर टर्नआउट रहा और लोकसभा इलेक्शन में भी जम्मू कश्मीर में अच्छा वोटर टर्नआउट रहा है। तो लोग अब इस वोटिंग के प्रोसेस से जुड़ना चाह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम से अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं, तो हमें इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि वोटर टर्नआउट अच्छा होगा और वो अच्छा होगा तो उसके हिसाब से चेंजेस हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। नाज़रीन, आपने ये बहस सुनी, जाहिर सी बात है कश्मीर का इलेक्शन है, पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ की कहीं ना कहीं उसका मुद्दा जुड़ा रहता है। हर चीज कश्मीर की जब होती है तो कहीं ना कहीं स्पेशल हो जाती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिशन कश्मीर शुरू किया है, 44 सीट जीतने का दावा किया है, सारे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन ये 23 दिसंबर को ही पता चलेगा किसके दावे में कितना है दम। आज खुली बहस में बस इतना। अगले हफ्ते फिर हम किसी नई टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे और आप लॉग ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रोग्राम को और आलमी समय को समयlive.com पर भी। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।